नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे एक ही गुजारिश है कि मेरे चैनल के लिंक को शेयर करें और अपने लोगों में इस लिंक को और डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं इजराइल और ईरान के युद्ध की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह सुबह भारत के समय के हिसाब से सीज फायर का अनाउंसमेंट किया था इजराइल और ईरान के बीच, वो भी 12 दिन के युद्ध के बाद। दुनिया के लिए एक बड़ी राहत थी, लेकिन क्या ईरान और इजराइल माने? नहीं माने, क्योंकि अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोनों ने फिर से एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागी, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया। और अभी क्योंकि यहाँ अमेरिका में अब सुबह सुबह हुई है, डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठे होंगे और अभी 14 या 13 मिनट पहले की खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों इजराइल और ईरान को लताड़ लगाई है कि उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया है। और उन्होंने कहा है कि डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स आफ्टर इट ऑर्डर्ड पावरफुल स्ट्राइक्स ऑन ईरान। ट्रंप यूजेस एन एक्सप्लेटिव as he criticizes Israel and Iran after both sides accuse each other of breaking the ceasefire. Minutes later, he says the ceasefire is in effect. अब ये जो खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा है, नाराज है, उन्होंने दोनों को डांट लगाई है, इससे कितना फर्क पड़ेगा ईरान और इजराइल के ऊपर? दोनों के लिए एक प्रेस्टीज बैटल थी। और ये क्या डोनाल्ड ट्रंप को कम आंकता है दुनिया की नजर में? कि देखिए, जो विश्व की का सबसे बड़ा जो देश है, जिसके पास वीटो पावर्स है, अगर उस वीटो पावर वाले देश को अगर ईरान और इजराइल जैसे देश नहीं सुन रहे हैं, तो ये क्या डोनाल्ड ट्रंप की सरासर एक बेइज्जती है, अमेरिका की बेइज्जती है। और अब समय आ गया है ये छोटे देशों को, डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाने का कि आप अपनी वीटो पावर्स इस तरह से इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का भी एक रोल है। यूनाइटेड नेशंस का काम है कि जो दो युद्ध करने वाले देश हैं वो उसमें इंटरवीन करे। लेकिन अब हर युद्ध में ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कूद रहे हैं और सीज फायर करवा रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, लेकिन नोबेल पीस प्राइज यूनाइटेड नेशंस के रोल को कम करके तो उनको नहीं मिल सकता। तो आज इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के इस गुस्से का क्या मतलब है। वो लाख चिल्लाते रहे, लेकिन अगर ईरान और इजराइल को उनकी सुननी नहीं है तो फिर वो कभी नहीं सुनेंगे और इस तरीके से हमले कायम रहेंगे। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशंस क्या इंटरवीन करेगा? डोनाल्ड ट्रंप का क्या जो वीटो पावर्स है उसको कम की जाएगी? ये सब एक बड़े सवाल अब इस ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद उभर कर आ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मोहसिन खान, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट, जिंदल यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। मोहसिन, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया और ईरान और इजराइल दोनों ने उनकी बात नहीं मानी, इसे आप कैसे देखेंगे? और अब डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ रहा है। देखिए, इजराइल जो है वो मानता नहीं किसी की बात, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की अब आदत हो गई है कि अपने कैंपेन डोनेशन के वो इतने भूखे हैं कि वो कुछ भी इजराइल करे वो बुरा नहीं कहते, उसको रोकते नहीं, हथियार देते रहते हैं और पैसा भी देते रहते हैं। तो काफी अरसा हो गया, पर पहले के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो इजराइल का फेवर तो करते थे, पर फिर भी कभी कभी रोकते थे। जैसे रोनाल्ड रीगन ने रोका था इजराइल को जब बेरूत की सीज की थी, घेराबंदी की थी जब बेरूत की, और बमबारी कर रहे थे उसके ऊपर। तो रोनाल्ड रीगन ने उनके सप्लाईज रोक दिए थे और कहा था कि तुम हटाओ वहां से अपने सिपाही, नहीं तो मैं तुम्हारा बिल्कुल ही बंद कर दूंगा असला। अब बाइडेन को भी आप देखें और ट्रंप को भी देखें तो वो बस बिछे जाते हैं। अब इजराइल की तरफ से देखें तो उनको लगता है ट्रंप ने काफी किया नहीं, सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स 3 पे बॉम्बिंग करी, बाकी हमारे साथ नहीं गए जंग पे। तो उनको हमेशा ये लगता है कि अमेरिका हमारे लिए कम करता है, जितना करना चाहिए उससे कम। पर नेतन्याहू जानते हैं पूरी तरह से कि क्या ताकत है इजराइल की अमेरिका की सेनेट में, और यहूदी लॉबी की क्या पावर है अमेरिका में। तो वो जब मन होता है सुनते हैं, जब नहीं। और इजराइल का एक खास स्टाइल है कि जब वो जंग खत्म करने के होता है, सीज फायर होने वाला होता है, तो वो बमबारी और तेज कर देता है, बहुत ही तेज कर देता है। लबनान में भी हमने ये देखा, सीरिया में भी देखा, हमने पहले वाले भी लबनान में देखा, हमने पहले गाजा में भी देखा 2006 में यही बिहेवियर, और अब भी यही देख रहे हैं कि जब ईरान से लड़ाई चल रही थी तो वो ज्यादा मारने लगे फलस्तीनी,
गाजा में, 100 के ऊपर, बल्कि खाना पीना भी रसद बंद कर दी। जब वो भूखे होते थे और खाने के लिए जाते थे तो उनके पे और गोलियां मारता था इजराइल जान के। तो इजराइल दिखाता है कि मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर ईरान गलती से भी कोई मिसाइल फायर हो गई उनकी, जो जिसने किसी को मारा नहीं बाद में, तो वो कहेंगे कि भैया इसके बदले अब हम और मारेंगे कई सौ ईरानी, और वो शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए ट्रम्प की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो इसराइल को कहेंगे तुमने क्यों किया। तो वो कह रहे हैं, उन्होंने दोनों को बराबर कर दिया और कहा कि हाँ, ईरान ने भी एक मिसाइल फायर की थी और इसराइल ने भी। पर ये भी बड़ी बात है, वैसे कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आजकल ये भी नहीं कहता कि इसराइल ने वायलेट किया है और इसराइल ने इतने बम गिराए। तो डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि रात में ये दोनों ने वायलेट किया, खासतौर से इसराइल ने बहुत सारे बम गिराए। इसराइल कहता है कि ईरान ने कोई मिसाइल फायर की। अब कितने लोग मरे उसका तो हिसाब नहीं है, पर कुछ नुकसान हुआ दोनों तरफ। देखना ये है कि अब ये परमानेंट सीज फायर कब होगा। उम्मीद है कि ये शायद हो सकता है एक टेम्पररी वायलेशन है। आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी एकदम से सीज फायर नहीं आया, कुछ देर तक फायर करते रहे दोनों साइडें, ड्रोन और वो सब। फिर कुछ घंटों के बाद आया। कभी कभी ये भी होता है कि मैसेज नीचे तक जाने में टाइम लग जाता है, खासतौर से ईरान में, क्योंकि हो सकता है कमांड एंड कंट्रोल वीक हो गया है ईरान में, तो सही से मैसेज टाइम पे नहीं जा पाया। पर उम्मीद है मुझे कि अब सीज फायर हो जाएगा। अब असली गेम सीज फायर के बाद का है, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि कितना नुकसान हुआ है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे, उसका डैमेज असेसमेंट होगा। दूसरी बात ये नहीं पता कि वो जो 400 किलोग्राम के करीब एनरिच्ड यूरेनियम था वो कहाँ गया, वो है लोकेशन पे या ईरान ने उसको डिस्पर्स कर दिया। अगर डिस्पर्स कर दिया तो कैसे कर दिया, क्योंकि उस वक्त तो दोनों इसराइल और अमेरिका बहुत बारीकी से देख रहे होंगे सैटेलाइट से और ड्रोन से कि वो कहीं डिस्पर्स ना हो, या अगर कहीं लेके जाएं तो कहाँ लेके जाएं उसका पता करें। तो इस बात पे मुझे कुछ हैरानी हो रही है, पर अमेरिकन भी कह रहे हैं कि हम श्योर नहीं है कि कहाँ गया वो। तो समझ में नहीं आ रही बात, कुछ हजम नहीं हो रही। और तो अब उसके बाद ये होगा कि भाई इंस्पेक्टर आने दो ईरान में, हमें देखने दो कहाँ गया वो, और कितना डैमेज हुआ नहीं, तुम्हारे तो प्लांट्स आपको को। क्या लग रहा है कि क्या होगा? क्या दोनों देशों में अब ऑब्जर्वर्स जाएंगे और देखेंगे कि वहां पर कितना डैमेज हुआ है? क्या होगा? आप एग्जैक्टली हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसराइल तो अलाउ नहीं करता किसी को, इसराइल के पास केमिकल वेपन भी है और न्यूक्लियर वेपन भी है 100 के ऊपर। इसराइल किसी को अलाउ नहीं करता और अमेरिका भी इसराइल के साथ ही होता है, तो इसराइल में तो कोई जाएगा नहीं ऑब्जर्वर। अब ये सवाल ये उठ रहा है कि ईरान में ऑब्जर्वर जाएंगे, वो देखेंगे या नहीं, वो नहीं, तो ईरान में क्योंकि कोई भेजा जाएगा किसी को देखने के लिए ईरान में, या कैसे होगा? कौन भेजेगा ईरान? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि अभी तक ईरान ने आईएईए से विड्रॉ नहीं किया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से, और एनपीटी दोनों से विड्रॉ नहीं किया है। तो एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, उसके तहत, उस समझौते के तहत आईएईए वो अपने इंस्पेक्टर्स भेज सकता है ईरान में। वो इंस्पेक्टर्स जाएंगे और फिर देखेंगे वो कहाँ है वो यूरेनियम जो एनरिच हुआ है, और ये भी देखेंगे कि कितना नुकसान हुआ है प्लांट्स को, और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कोई छुपे हुए प्लांट्स या कोई छुपा हुआ यूरेनियम तो नहीं है। तो वो, बट अब इनको सारी जगहें तो पता नहीं है ईरान की। ईरान तो क्लेम करता है हमारे पास कुछ सीक्रेट जगहें भी हैं, अब पता नहीं डींगे मार रहा है या सच बता रहा है ईरान। तो वो उनका लोकेशन कैसे करेंगे, और वहां पे अगर कोई यूरेनियम है या वहां पे कोई एनरिचमेंट प्लांट्स हैं तो उनका कैसे, सेंट्रीफ्यूज हैं तो उनका कैसे लोकेशन करेंगे। दूसरी बात ये है, कहीं ये ना हो कि ईरान विड्रॉ ही कर ले एनपीटी से और आईएईए से, यानी कि वो कहे कि भाई हम इंस्पेक्टर अलाउ ही नहीं करेंगे अब। ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि ईरान कमजोर हालत में है। पर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ईरान कैन रेस टू द बॉम्ब, यानी कि अंदाजा ये था कि कुछ महीने चाहिए ईरान को फर्दर एनरिचमेंट के लिए, 90% लेवल तक लाने के लिए, और 1 साल या 2 साल चाहिए जिसे कहते हैं असेंबली, एक्सप्लोजन असेंबली के लिए, यानी कि उसका ट्रिगर मैकेनिज्म और बॉम्ब का बनाना। एक तो मटेरियल है, रसद है, और उसके बाद फिर उसका मैकेनिज्म बनाने के लिए
उसके लिए 1-2 साल चाहिए। तो अमेरिकन इंटेलिजेंस भी कह रहा है 2 साल तक लग सकते हैं ईरान को बॉम्ब बनाने में अभी भी। ये तो बस इजरायली कह रहे थे और नेतन्याहू और ट्रम्प की फौरन बन जाएगा और अटैक कर दो फौरन, मतलब इतनी कोई जल्दी नहीं थी फौरन की, फौरन के फौरन उस पे अटैक करने की। तो अगर 2 साल तक लग जाएंगे बॉम्ब बनाने में, और उसके बाद फिर आपको डिलीवरी मैकेनिज्म भी चाहिए, यानी कि आप उसको मिसाइल पे डालेंगे ताकि वो डिलीवर हो सके वहां पे। तो अभी थोड़ा सा लंबा गेम है, ईरान को वक्त लग सकता है ये सब बनाने में। 2 साल भी लग सकते हैं और 3 साल या 4 साल भी लग सकते हैं फुल्ली मिसाइल पे डालने में और भेजने में। तो लोग कह रहे हैं ईरान हो सकता है रेस करना शुरू कर दे। अब कहाँ रेस करेगा, किस लोकेशन पे करेगा, इजराइल और अमेरिका अलाउ भी करेगा, इंस्पेक्टर्स कहाँ जाएंगे, क्या एग्रीमेंट होगा आईएई के साथ, वो निभाएगा ईरान की नहीं, ये अब असली जंग अब शुरू हुई है एक तरह से समझे। तो मुझे लगता है इसीलिए ईरान जो था वो यहाँ पर चुनौतियां आप किसके लिए ज्यादा देख रहे हैं? ईरान के लिए चुनौतियां ज्यादा देख रहे हैं, या इसराइल के लिए चुनौतियां ज्यादा देख रहे हैं, या फिर अब अमेरिका के लिए भी चुनौतियां हैं? भाई अमेरिका के लिए भी तो उतनी चुनौती है। अगर ईरान और इसराइल नहीं सुन रहे हैं तो ट्रम्प के लिए एक अलग चुनौती है कि भाई इस तरीके से मैं कूद कूद कर अगर सीज फायर कराता रहूंगा और लोग मेरी बात ही नहीं मानेंगे तो मेरी तो पूरी दुनिया में बेइज्जती हो जाएगी। बिल्कुल सही। चुनौती तो है तीनों के लिए, पर वो मान जाएंगे क्योंकि दोनों को इस वक्त चाहिए सीज फायर। सवाल ये है कि क्या इजराइल फिर से किसी टाइम पे हमला करेगा, अगर उसको जैसे मिसाल के तौर पे लगा कि ईरान फॉलो नहीं कर रहा है आईएईए की बातें और इंस्पेक्टर नहीं अलाउ कर रहा, तो जैसे वो रोज जाके सीरिया में बॉम्ब कर देता है, लेबनान में रोज जाके बॉम्ब कर देता है, गाजा में तो घंटे के हिसाब से कर रहा है, तो क्या फिर जाके कर देगा कुछ हफ्तों में या महीनों में, फिर जाके अटैक कर देगा? उनके इतने न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए, उनके इतने जनरल मार दिए, क्या फिर मारेगा? और क्योंकि सुनने में ये आया है कि जो आखिरी दिन भी था, जो आज की रात थी और सुबह थी आज की, हमारे दिन था, उसमें ईरान ने ये स्ट्राइक्स इस्तेमाल की हैं, इजराइल ने ये स्ट्राइक्स इस्तेमाल किए ईरान के टॉप जनरल और साइंटिस्ट को मारने के लिए। इनको एलिमिनेशन स्ट्राइक्स कहते हैं और इजरायली। उसमें शायद किसी साइंटिस्ट की डेथ भी हुई है, मैंने कहीं पढ़ा। हाँ, मैं नहीं अभी तक पढ़ पाया हूँ कि ये एलिमिनेशन स्ट्राइक्स में कितने मरे, क्या हुआ, मुझे अभी तक खबर नहीं मिली है। बट मैं ये कहूंगा आप भी और आपके दर्शक भी देखें कि कौन मारे गए हैं आज आखिरी दिन, कि कौन इजराइल के लिए अब भी बचे हुए थे ऐसे लोग जिनको वो मारना चाहता था आज भी। तो मैं कह रहा हूँ कि आगे भी क्या मारता रहेगा, अगर उसको ऐसा लगा या ये लगा, या ईरान कहीं से ले आएगा रसद, एयर डिफेंस, या कहीं से चाइना से या कहीं से, क्योंकि रशिया की तो अब हालत पतली है। मुझे तो लगता है रशिया अब हमारी भी मदद नहीं कर पाएगा जो इसकी हालत दिख रही है। पर चीन से या कहीं और से अगर ईरान ले आएगा असला और अपना एयर डिफेंस फिर संभालेगा, और फिर लोग जैसे कह रहे हैं, कुछ अमेरिकन भी कह रहे हैं कि हो सकता है रेस करे बॉम्ब के लिए, इट विल बी अ रेस टू द बॉम्ब। तो अगर बॉम्ब के लिए रेस लगाएगा तो क्या होगा मैं ये अगला एएफपी पे पढ़ रही हूँ, एएफपी पे पढ़ रही हूँ कि कितने सारे साइंटिस्ट मारे गए हैं जिनकी टारगेटेड किलिंग्स हुई है। 14 साइंटिस्ट उनके मारे गए हैं। और एक इंटरव्यू में एसोसिएटेड प्रेस के जो इजराइल के एम्बेसडर हैं टू फ्रांस, तो उन्होंने कहा है कि द किलिंग्स विल मेक इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ईरान टू बिल्ड वेपन्स फ्रॉम व्हाटएवर nuclear infrastructure and material may have survived nearly 2 weeks of Israeli airstrikes and massive bunker busting bombs dropped by US stealth bombers. The fact that the whole group disappeared is basically throwing back the program by a number of years, by quite a number of years. ये एम्बेसडर जोशुआ जारका ने कहा है, जो कि इजराइल के फ्रांस में एम्बेसडर है। But nuclear analysts say that Iran has other scientists who can take their place. European governments say that the military force alone cannot eradicate Iran's nuclear know-how, which is why they want a negotiated solution to put concerns about the Iranian program to rest. Strikes cannot destroy the knowledge Iran has acquired over several decades, nor any regime ambition to deploy that knowledge to build a nuclear weapon. UK Foreign Secretary David Lammy told lawmakers in the House of Commons. कुछ केमिस्ट, फिजिसिस्ट, इंजीनियर्स हैं जो कि
मारे गए हैं, ऐसा मिस्टर जारका ने बोला है अब एएफपी के इंटरव्यू को। और इजरायली स्ट्राइक्स किल्ड एटलीस्ट 14 physicists and nuclear engineers, top Iranian scientific leaders who basically had everything in their mind. तो ये जो टारगेटेड किलिंग्स की गई हैं ये वाकई में दिल दहलाने वाली हैं। और ऐसा लगता है कि वापस कोई न्यूक्लियर एनरिचमेंट का प्रोग्राम ना हो सके, इस मद्देनजर इनको स्ट्राइक किया गया है इजराइल द्वारा। सही है। ये 2010 से मार रहा है इजराइल ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, ईरान में ही। पर ये भी ईरान की कमजोरी दिखाता है कि वो ना रोक पाया और ना वापस मार पाया कुछ इजरायली साइंटिस्ट को, क्योंकि ईरान की रजीम जो है वो अपने घर में भी पॉपुलर नहीं है, यानी डेमोक्रेटिक नहीं है। लोग उसके खिलाफ हैं बहुत सारे। इसी वजह से, अंदर से कमजोरी की वजह से भी ईरान ने मार खाई। जो अंदर से सैबोटाज हुए, ड्रोन्स हुए, मोसाद इसीलिए अंदर इतना घुस पाया। एक तो इसलिए भी घुस पाया कि इजराइल अमीर मुल्क है, तो उसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ज्यादा पैसा है करप्शन करने के लिए ईरान में। पर इसलिए भी कि ईरान की खुद की सरकार कमजोर है। जब आप कमजोर होते हो तभी आपके ऊपर हमला होता है, और ईरान हल्के हल्के कमजोर हो गया, सैंक्शन से भी, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट से भी, और ये जो मजहबी सरकार है उसके बेवकूफियों से भी। इसीलिए कहते हैं कि जब मजहब ज्यादा आ जाता है सरकार में तो सरकार भी बेकार हो जाती है, क्योंकि उसके जो फैसले होते हैं वो आइडियोलॉजी के बेसिस पे होते हैं। और हमें हिंदुस्तान में भी थोड़ा सा पीछे होके बैठ जाइए, आपका फॉरहेड कट रहा है। हाँ, हमारी हिंदुस्तान की सरकार को भी इससे बचना चाहिए, इस मजहबी जुनून से, क्योंकि उससे फैसले जो है वो आइडियोलॉजिकल हो जाते हैं, प्रैग्मेटिक नहीं रहते। यानी कि फैसले जो होते हैं वो आप अपने धार्मिक और आइडियोलॉजी और ख्याल के बेसिस पे करते हो, ना कि तोल के उनको लॉजिक से जो जिसमें देश का फायदा हो, लोगों का फायदा हो। पर आप ये देखते हो कि फिर गवर्नमेंट का किसमें, रजीम का किसमें फायदा हो रहा है, किसी पॉलिटिशियन का, जैसे इस केस में नेतन्याहू का। तो आप जब वो फैसले करते हो तो वो देश के लिए खतरनाक होते हैं, खराब होते हैं। तो बेशक इजराइल ने बहुत सारे मार दिए न्यूक्लियर साइंटिस्ट, पर क्या न्यूक्लियर नॉलेज खत्म हो गई ईरान में? मुझे नहीं लगता। कमजोर हो गई बेशक, पर खत्म हो गई ऐसा लगता नहीं। तो अब पता चलेगा, अगर ये सही है कि ईरान रेस कर रहा है, तो आपको अगले 1, 2, 3 साल में पता चल जाएगा, मैक्सिमम 4 साल में पता चल जाएगा, या तो ईरान के पास बॉम्ब होगा या नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब ये है कि इजराइल जीत गया और ईरान का बॉम्ब, और अमेरिका और ईरान का बॉम्ब रोक दिया। और ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार भी बच पाती है कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो कि जो शॉर्टेजेस हैं, जो तंगियां हैं, जो जिंदगी की परेशानियां वो बढ़ती जाएं ईरान में, और साल, 2 साल, 3, 4, 5 साल के बाद कोई कू हो जाए, कोई रिवोल्ट हो जाए पब्लिक। सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा कि प्रोटेस्ट होगा सड़क पे, ये भी हो सकता है कि सरकार के अंदर डिवीजन बढ़ जाए और कू हो जाए, ये भी मुमकिन है। नहीं, लेकिन अब जो ट्रम्प का स्टैचर है वो आप कैसे देखते हैं? ईरान और इसराइल अगर दोनों ही ठीक है, सीज फायर तो दोनों चाहते हैं कि युद्ध रुके किसी भी तरीके से, लेकिन ट्रम्प के स्टैचर के बारे में क्या कहेंगे? पहले तो उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज फायर कराया, अब ईरान और इसराइल के बीच में कराया है। अब वो डांट भी रहे हैं ये बात देखने के बाद कि ईरान और इसराइल उनकी बात नहीं मान रहे। तो ट्रम्प के स्टैचर का क्या, ईरान और इसराइल के युद्ध के बाद ट्रम्प का क्या स्टैचर है सर? ट्रम्प का स्टैचर अब उस पर मैटर करता है कि किस से पूछ रहे हैं आप। इसराइल में तो बहुत हाई है ट्रम्प का स्टैचर, मिडल ईस्ट में बहुत लो है ट्रम्प का स्टैचर इस वक्त। अमेरिका में हो सकता है कि उनके सपोर्टर में हाई हो, पर उनके सपोर्टर में भी डिवीजन है कि आप क्यों घुसे इस लड़ाई में। कुछ सपोर्टर खिलाफ थे इस लड़ाई में घुसने के, तो उनका भी रिएक्शन देखना पड़ेगा आने वाले हफ्तों में। दूसरी बात यह कि ट्रम्प का स्टैचर बहुत डिपेंड करेगा गाजा के ऊपर भी, कि अब गाजा पे वो रोक पाते हैं या नहीं इसराइल को। अगर वो इसराइल को रोक पाते हैं, कोई समझौता होता है, जो मुश्किल लग रहा है क्योंकि नेतन्याहू तो मानते नहीं, इसराइल मानता नहीं, इसराइल ने मानी नहीं, तो फिर ट्रम्प का स्टैचर को कहीं नहीं पड़ेगा नहीं, और बल्कि मुश्किल ही है उनको कोई नोबेल पीस प्राइज या कुछ मिलेगा। पर अगर
कोई करिश्मा हो गया और गाजा में कुछ करवा पाए वो, तो फिर ट्रम्प का स्टेचर और बढ़ेगा। और वो अब नहीं तो पर थोड़ा सा नहीं तो भारत, पाकिस्तान, ईरान, इजराइल के बाद अब ट्रंप का अगला पड़ाव गाजा है, यानी आप कह रहे मुझे हैं। मुझे लगता है कोशिश करेंगे, पर अब सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे या नहीं कह नहीं सकते। हम तो यही दुआ करेंगे, हमारी सरकार तो, मोदी जी तो यही दुआ करेंगे, क्योंकि वो रोज हमें लताड़ते हैं सबके सामने कि मैंने कराया। तो अब उसमें वो ये भी जोड़ना शुरू करेंगे, इजराइल ईरान को। तो हमारे लिए तो ये अच्छा हुआ, मतलब हमारी सरकार के लिए, हमारे हमारे लिए तो अच्छा नहीं, हमारे लिए तो पूरा ही है, पर हमारे प्रधानमंत्री के लिए ये अच्छा है। और तीसरा, अगर गाजा में वो कामयाब रहे तो वो भी वो जोड़ना शुरू कर देंगे। पर ये भी देखिए कि हमें भी किस लेवल पे उतार रहे हैं। हमें ईरान इजराइल के लेवल पे और गाजा के लेवल पे उतार रहे हैं। सबसे बड़ा टेक अवे क्या है, और सबसे बड़ी अब हम क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद? एक चीज तो है कि अब इजराइल बन गया है मिडिल ईस्ट का राजा, एक हाथी के ऊपर बैठ के, जो हाथी अमेरिका है। और बाकी कमजोर हो गए, अब लोग घबराएंगे भी। जो गल्फ के कंट्री कोशिश कर भी रहे थे इसराइल से अच्छे रिलेशन बनाने की, वो भी थोड़ा घबराएंगे देख के कि क्या रवैया है इसराइल का, जब दिल चाहता है मार देता है। इसी तरह से टर्की भी घबराएगा। मुझे ये लग रहा है, जो मैं आपके सुबह के प्रोग्राम में भी कह रहा था, कि अब कई कंट्री न्यूक्लियर वेपन की तरफ बढ़ेंगे, ये काफी विशेषज्ञ कह रहे हैं। यानी कि साउथ कोरिया भी सोचेगा, जापान भी सोचेगा, टर्की भी सोचेगा। सऊदी अरब तो अमेरिका का पिट्ठू है, तो मुश्किल है कि वो सोचेगा, मतलब कर पाएगा, सोचेगा तो वो भी, पर क्या कर पाएगा। थोड़ा सा आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए इस रेस में उतरने के लिए, तो तो आप ये इनके कह पास रहे हैं है। कि ईरान और इजराइल युद्ध के बाद अब दुनिया के कई देश परमाणु बम, परमाणु हथियार वो उस तरीके के बनाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल। और उन खासतौर से वो मुल्क जो तकनीकी तौर पे काफी एडवांस हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, जैसे जापान, साउथ कोरिया, टर्की, इनमें हो सकता है ये। बस ये है कि अर्दोगान की उम्र हो गई। अगर अर्दोगान, लग रहा है अब आखिरी पड़ाव में, पर अगर अर्दोगान जवान होते तो गारंटीड मैं ये कहता कि वो टर्की जाता न्यूक्लियर वेपन के लिए। हो सकता है अब भी चला जाए न्यूक्लियर वेपन के लिए, क्योंकि टर्की की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि टर्की साल भर में बना लेगा आराम से, साल 2 साल एक में बना चीज लेगा। एक चीज हम्म। चलते चलते आपसे और पूछनी है कि ट्रम्प का स्टैचर कितना बढ़ा कितना घटा वो तो पता नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का रोल अब बहुत लिमिटेड हो गया है। जब बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस, तो वो इसीलिए बनाया गया था कि जब इस तरीके के दो देश लड़ रहे हो तो यूनाइटेड नेशंस इंटरवीन करेगा और सारी चीजों को ठीक करेगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड नेशंस को कूड़े के डब्बे में डाल दिया गया है, सारा काम डोनाल्ड ट्रंप ही कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है। अब ऐसे में क्या देश इस चीज को लेकर मुहिम नहीं चलाएंगे कि वीटो पावर जो है अमेरिका की, उसको भी कहीं ना कहीं डाइल्यूट होना चाहिए, वरना इसी तरीके से अमेरिका की दादागिरी चलती रहेगी? देखिए, यूनाइटेड नेशंस तो कूड़े के डब्बे के पास ही रखा था बहुत सालों से, दशकों से। अब उसको उठा के बस कूड़े के डब्बे में डाल दिया है, कूड़े को। क्योंकि 5 मुल्क है जिनके पास वीटो पावर है, उनमें से कोई भी एक मुल्क बाकी सारे मुल्कों को रोक सकता है। 190 बाकी मुल्क एक तरफ और एक मुल्क एक तरफ अगर वीटो डाल दे तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो यूनाइटेड नेशंस तो पहले भी ऐसी था, बेकार, और अब भी बेकार है। अमेरिका इस वक्त सबसे ताकतवर है, तो उसका फायदा उठाता है। कल मुझे लगता है चीन भी उठा सकता है, कम से कम अपने क्षेत्र में। चीन मिडल ईस्ट इतना ताकतवर तो नहीं है कि मिडल ईस्ट में आ सके, पर अपने इलाके में तो वो भी गुंडा बन सकता है। तो भारत को बचना होगा, भारत के लिए खतरे की घंटी है। और मुझे नहीं लगता इंडिया को कोई देने वाला है वीटो पावर, क्योंकि बाकी मुल्क तो कोशिश करेंगे कि वीटो पावर खत्म ही हो, ये नहीं कि एक मुल्क और उसमें जुड़ जाए। ना कि भारत का मोदी जी के अंदर ऐसा व्यवहार रहा है कि लोग भरोसा करेंगे। उनको लगता है कि काफी अनैतिक रही है और काफी खुदगर्ज रही है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, जो दिखने को मिल रहा है गाजा में भी और कई जगहों पे। तो लोगों को भरोसा भी नहीं है हिंदुस्तान पे। यानी कि भूटान तक ने गाजा के फेवर में वोट डाला, पर इंडिया ने नहीं डाला, एब्सटेन किया, जहाँ जहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है। तो कोई फेवर में नहीं है इंडिया का। इसीलिए आप देखती हैं कि पहले शुरू में ये बहुत बात होती थी मनमोहन सिंह के दौर में, और
और मोदी जी के दौर में भी कि हम परमानेंट मेंबर बनेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के, हिंदुस्तान वीटो पावर आएगा हिंदुस्तान के पास। अब बिल्कुल छोड़ दिया ये बातें। कुछ सालों से आपने देखा होगा बिल्कुल छोड़ दी है मोदी जी ने और सरकार ने ये बातें। क्यों छोड़ दी हैं? उनको पता है ये नामुमकिन है। चलिए, तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।